अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड। जाहिर सी बात है आपका जो है मेरे पास आपके लिए सेकंड ईयर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के आखिरी ये लेक्चर है, आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। कुछ मैसेजेस आ रहे थे, आप कमेंट्स देख सकते हैं। कमेंट में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जी हमें स्टेटमेंट से कैसे पता चलेगा ये कौन सी टाइट्रेशन है, तो या फिर हमें कैलकुलेशन बता दें, फाइनल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ये कुछ पूछ रहे। बाकी मैंने अमाउंट पर लीटर तक तो कैलकुलेशन बताई हुई थी। आगे कुछ मतलब मैंने कैलकुलेशन बतानी है, कुछ ट्रिक्स बताने लगा हूँ। बेटा गौर से पूरा लेक्चर सुनना है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई 20-22 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। आपने तसल्ली से एक एक बात मेरी सुननी है बेटा, कहीं भी कोई ट्रिक बता सकता हूँ, लिहाजा जरा मतलब बाकी तो आप लोगों से जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इसको आप शेयर करो नेक्स्ट दोस्तों में। वो तो आप लोगों ने नहीं करनी, चले कोई बात नहीं, वो ना करें आप, लेकिन इसके बावजूद आप अपने फायदे के लिए कम से कम इसको सुन लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर आपको अच्छा लगे, तो आपने लाजमी जो है वो शेयर करनी है, ताकि मतलब और भी स्टूडेंट सुने और उनका फायदा हो। उनके फायदे के साथ साथ जाहिर बात आप लोग अच्छा समझते हैं, जानते भी हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ आ रही है ना। अच्छा खैर मैं बताता हूँ बेटा, हम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की तरफ आने वाले हैं। आपने गौर से समझना है, सुनना है कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपके इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो आपने जो है वो लाजमी मुझसे पूछ लेना है कि सर मतलब गाइड कर दें प्लीज। बेटा ये देखें, मैंने कुछ 3 स्टेटमेंट लिखी हैं। इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी टाइट्रेशन है, ठीक है। और फिर हम आगे जाके इसको कैलकुलेशन भी मैं करेंगे जी। पहला बेटा आप देखेंगे स्टेटमेंट पहली जो है, द गिवन सोल्यूशन, ये जरा मैं गिवन लिख दूं। द गिवन सोल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट dissolved per 500 cubic centimeter. Determine the volumetrically percentage of each. दोनों की परसेंटेज निकालनी है मिक्सचर में से। चले कोई नहीं, सबसे पहले तो हमने ये मालूम करना है ना ये टाइट्रेशन कौन सी है। बेटा देखिए आपको इस स्टेटमेंट के अंदर 2 लफ्ज नजर आ रहे, तवज्जो दीजिएगा। एक आ रहा है NaOH, एक आ रहा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट नजर आ रहा है और एक आ रहा है NaOH। आपने अब खुद एक ना मतलब एक बात यहाँ पे खुद से एक कायम करनी है कि मेरे लिए NaOH और सोडियम सल्फेट में से कौन सा केमिकल इंपॉर्टेंट है। तो NaOH, आपने NaOH को देखना है। फिलहाल के लिए वक्ती तौर पे आप इसको इग्नोर कर दें। ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें 2 सोल्यूशन दिए गए हों, दो केमिकल दिए गए हों, तो आपने उनमें से देखना है कि मुझे किससे पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उसको आपने टिक कर लेना। दूसरी, अब सोडियम सल्फेट हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो लिहाजा ये एक साल्ट है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एक साल्ट है, तो साल्ट का एसिड मतलब टाइट्रेशन में कोई काम नहीं है। बात समझ आई। तो लिहाजा सोडियम सल्फेट को वक्ती तौर के लिए आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो हमारे पास है NaOH। NaOH से आपको अंदाजा हो गया कि कौन सी टाइट्रेशन है। NaOH क्या है, एसिड नहीं नहीं बेस, यस NaOH बेस है, नॉट एसिड। तो NaOH से पता चल गया कि भाई ये बेस है, तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट हम क्या लेंगे, NaOH एसिड लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एसिड बेस टाइट्रेशन है। एक ट्रिक तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया, बात समझ आई। यहां से आपको ये पता चल गया कि इसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, इट इज एन एसिड बेस टाइट्रेशन। ये आपको क्लियर हो गया कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, ठीक है। ये मैं ट्रिक अभी मैं ये परसेंटेज हम निकाल के देखते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ये जरा सुनिएगा। द गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 27.8 ग्राम पर डेसिमीटर क्यूब ऑफ अ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड फेरस सल्फेट। आपको पता है फेरस सल्फेट जो है वो हाइड्रेटेड सल्फेट है। हाइड्रेटेड का मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं साथ, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन इन गिवन सैंपल। इस इतने सैंपल के अंदर, इतने सैंपल के अंदर आपने आयरन Fe कहते हैं, Fe की अमाउंट को मालूम करना है, वो भी हम करेंगे। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे ये कौन सी टाइट्रेशन है। FeSO4 आ गया, वैसे आपको अंदाजा हो गया है FeSO4, यस आप सही कह रहे हैं।
KMnO4 टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन है मतलब KMnO4, रिडॉक्स टाइट्रेशन तो आइडोमेट्री भी है, लिहाजा KMnO4 टाइट्रेशन। कैसे पता चला FeSO4 से? वो कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर जी FeSO4 से कैसे पता चलेगा KMnO4 टाइट्रेशन है? भाई मैंने बताया था KMnO4 टाइट्रेशन को रिडॉक्स टाइट्रेशन इसलिए कहते हैं कि उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं। 4 मतलब जो नीचे कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है ना, नीचे जो कोनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं ना, कोनिकल फ्लास्क, ये नीचे जो कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। KMnO4 टाइट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। और ऊपर जो ब्यूरेट है उसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। क्या लेना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही है, KMnO4। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें 4 हैं। FeSO4 है, FeSO4 और मोहर साल्ट। क्या है? मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है? यही FeSO4.NH4 मैं लिख देता हूं, मोहर साल्ट का फार्मूला। मोहर साल्ट का फार्मूला मैं लिख देता हूं, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.7H2। ये फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट को मोहर्स साल्ट कहते हैं। क्लियर होगा, हो गया होगा आपको। मोहर साल्ट का फार्मूला बता रहा हूं, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4 और 7H2। तो ये आपके पास मोहर साल्ट का फार्मूला है। अच्छा खैर हम बात कर रहे थे, मैं इसको जरा रेस कर रहा हूं, कहते मैं लिखा रहे ताकि आपके काम आ जाएगा। तो भाई आपको मैंने बताया रिड्यूसिंग एजेंट 4 है, FeSO4, मोहर साल्ट, ऑक्सालेट या फिर ऑक्सैलिक एसिड। बेटा अगर ये चारों में से किसी का नाम आ गया ना स्टेटमेंट में, जैसे इसका आया था FeSO4, तो आपने कहा KMnO4 टाइट्रेशन। अगर आ गया ऑक्सैलिक एसिड, आपने कहा KMnO4 टाइट्रेशन। अगर आ गया ऑक्सालेट, अमोनियम ऑक्सालेट, सोडियम ऑक्सालेट, पोटेशियम ऑक्सालेट, तो आपने कहना ऑक्सालेट लफ्ज आ जाए साथ, तो आपने क्या कहना है? यस, आपने कहना KMnO4 टाइट्रेशन। और अगर आ जाए मोहर साल्ट या ये फार्मूला, तो आपने कहना ऑक्सालेट। इतना आसान ट्रिक बता रहा हूं। अगर KMnO4 का लफ्ज आ जाए स्टेटमेंट के अंदर, अगर KMnO4 का लफ्ज आ जाए फिर भी KMnO4 टाइट्रेशन। अगर FeSO4 का लफ्ज आ जाए फिर भी KMnO4 टाइट्रेशन। अगर FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.7 इसका ये आ जाए फिर भी KMnO4। अगर आपके पास मोहर साल्ट का लफ्ज आ जाए, हालांकि केमिकल फार्मूला ये है लेकिन मोहर साल्ट का लफ्ज आ जाए फिर भी KMnO4 टाइट्रेशन। अगर आपके पास ऑक्सालेट का नाम आ जाए या COOH ट्वाइस आ जाए तो फिर भी KMnO4 टाइट्रेशन। ऑक्सैलिक एसिड आ जाए फिर भी KMnO4 टाइट्रेशन। बात समझ आई? कितने आसान ट्रिक है उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये अंदाजा लगाना कि ये कौन सी टाइट्रेशन है। नंबर 3 कैलकुलेशन करते हैं, आपने मेरे साथ रहना है, कैलकुलेशन करते हैं इंशाल्लाह। 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड .XH2 है बीन, जैसे Na2H2O3, ये आपको पता है थायोसल्फेट का फार्मूला होता है। थायो को कहते हैं, आपसे सवाल आ जाएगा एग्जामिनर पूछेगा इसको थायो को बोलते हैं। आपने सर नॉर्मल सल्फेट के अंदर एक एस होता है, अगर एक एस हो तो सल्फेट कहते हैं, एक एस हो तो सल्फेट। एक एस से अगर ज्यादा एस आ गया मतलब दो, तो दो लफ्ज थायो का लफ्जी मतलब होता है, थायो का लफ्जी मतलब होता है कि भाई एक एस ज्यादा है, इसमें एक एस ज्यादा है, दो एस आ गया ना इसके अंदर, तो लिहाजा एक सल्फेट के लिए एक थायो के लिए सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं इसको। बात समझ आ गई? अच्छा, हैव बीन डिसॉल्व्ड पर डेसिमीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। हमने यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ये वाली करते हैं, लेकिन आपको तो वैसे पता चल गया कि लफ्ज आ गया सोडियम थायोसल्फाइड सल्फेट, पता चल गया होगा कौन सी टाइट्रेशन है। यस, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इट इज एन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडीन टाइट्रेशन भी आप कह सकते हैं इसको। कैसे पता चला? सोडियम थायोसल्फेट से। लफ्ज या तो सोडियम थायोसल्फेट आएगा या केमिकल फार्मूला ही आएगा, या पोटेशियम थायोसल्फेट आ जाएगा या फिर केमिकल सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा, या फिर स्टेटमेंट में लफ्ज आयोडीन का आएगा, या फिर स्टेटमेंट में लफ्ज किसका आएगा? आयोडीन का। अगर आयोडीन का लफ्ज आ गया फिर भी आपने क्या देना है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडीन टाइट्रेशन है। बेटा ये आसान सी ट्रिक्स थे जो स्टेटमेंट को देख के ये अंदाजा लगाना
कि कौन सी टाइट्रेशन है। मुझे लगता है आपको ये वाली बात ना क्लियर हो गई होगी कि आसान से ट्रिक्स थे जो मतलब अंदाजा लगाना कि भाई ये कौन सी टाइट्रेशन है। अब बेटा हम जरा तवज्जो से समझना है कैलकुलेशन कैसे करनी है। वो आपने फार्मूला लिख लेना जो मैंने आपको PSI-ECM वाला बताया था। PSI-ECM, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन और मोलर रेशो, या मोलर रेशो भी कहते हैं उसको। प्रोसीजर, प्रोसीजर कैसे, हाँ एक स्टूडेंट का सवाल आया था सर प्रोसीजर कैसे लिखना है। यार प्रोसीजर आसान है, 4 से 5 बल्कि 3 से 4 पॉइंट में लिखे बात खत्म। भाई आई टुक 10 ml reducing agent लिख लें या बेस लिख लें, 10 ml reducing agent या बेस इन conical flask, I added 1 to 2 drops of indicator, ठीक है। I filled burette with KMnO4, या फिर अगर एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एसिड, अगर आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट, आयोडीन का सॉल्यूशन नीचे लेते होते हैं। अच्छा, सोडियम थायोसल्फाइड आपने लिया, ब्यूरेट को 0 मार्क तक फिल कर लिया, फिर आपने टाइट्रेशन की यहां तक के लाइट पिंक कलर, मतलब उसका एंड पॉइंट ना आ जाए। आई टाइट्रेटेड दिस titration process until the light pink color is appeared. I repeated this experiment 3 times. Okay, बात खत्म, आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। बात समझ आ गई। अब जरा बेटा कैलकुलेशन पे आते हैं, तवज्जो से बात समझनी है। अच्छा मैंने बताया कि आयोडोमेट्री टाइट्रेशन भी रिडॉक्स टाइट्रेशन कहलाती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं बेटा, इसमें जो थायोसल्फेट होता है ना वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आयोडीन होती है वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वजह से इसको रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो उसको रिडॉक्स टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। चलें जी कैलकुलेशन पे आते हैं, 1 by 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का आपका। 1 by 1 कैलकुलेशन समझनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। मैं सबसे पहले ये वाला करने लगा हूं, ये वाला, तो बस आपने जरा तवज्जो देनी है, समझना है लाजमी, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह खुद लिख लेंगे। अब आपने लिखना क्या है, PSI-ECM लिख के, प्रोसीजर लिख के, फिर ऑब्जर्वेशन भी लिख लेना है। आपको पता है वो आपने बॉक्स बनाना है, वो उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, 10 कंकॉर्डेंट रीडिंग या मेन वैल्यू जिसको कहते हैं। फिर M1V1 वाला फार्मूला भी लगा लेना, M1 की वैल्यू भी निकाल लेनी है। यहां तक आपको मैंने निकालना सिखाया था, M1 की वैल्यू भी आपने निकाल ली। बेटा जरा आगे समझेंगे, M1 की वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर्स में निकाल के दिखाई हुई है। अब यह जरा तवज्जो दीजिएगा, आपने लेट्स सपोज M1 की वैल्यू निकाली, मैं जरा वो लिख देता हूं। M1 की आपने जो वैल्यू निकाली 0.1 मोल आई थी, आई थिंक बेस के लिए, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा इसको तो स्टैंडर्डाइज करना है ना, जाहिर बात है। ये NaOH अगर मैंने बताया था जिस जो लफ्ज आए स्टेटमेंट के अंदर, इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज करना होता है, दूसरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। तो आपने HCl को स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया था 0.1 मोल। अच्छा ये आ गया जी, इससे आगे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, याद रखिएगा। मैं जरा रेड से लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाए। अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला। वैसे किसी किसी बुक में ये भी लिखा होगा, ये याद रखिएगा, अमाउंट पर लीटर, कोई बात नहीं, ये भी वही है, वही है, वो लिख लेंगे। वैसे बेहतर ये है कि ये लिखिए, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पता क्या आता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब किसका किसका मॉलिक्यूलर मास, किसकी मोलैरिटी, भाई जिसकी अभी आपने फाइंड की, अननोन है। NaOH को स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे थे ना, तो NaOH की मोलैरिटी, भाई अमाउंट पर लीटर की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, 0.1 मोल मोलैरिटी अभी आपने निकाली ये, और मॉलिक्यूलर मास देख लें, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है, Na का 23 होता है, और इसका 16, और हाइड्रोजन का 1, मतलब 17, 23 प्लस 40 आ गया, 40 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 40 को 0.1, आई थिंक 4 आएगा, यस 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये आ गया जी अमाउंट पर लीटर की, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू, ये आ गई आपके पास। ओके, अब जरा आगे वाली कैलकुलेशन को तवज्जो से समझना है। डिसॉल्व पर, ये देखें, the given solution contains 5 gram of a mixture of NaOH dissolved per 500 cubic centimeter, मतलब 500 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास सोल्यूशन था,
उसके अंदर 5 ग्राम मिक्सचर था और मिक्सचर के अंदर NaOH भी था, सोडियम सल्फेट, दोनों चीजें 5 ग्राम थी। कितने में? तवज्जो दीजिएगा जरा, ये देखें, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन कंटेन्स कितना कितना मिक्सचर कंटेन था? 5 ग्राम। ओके, फिर 500 से आप क्या करें, 1 की निकाल लें, 500 जाकर डिवाइड हो जाएगा, फिर उससे आपने 1000 की, सब में ऐसे करना, सारी कैलकुलेशन एसिड बेस टाइट्रेशन ऐसे करना, सब में एसिड बेस टाइट्रेशन हो या मतलब जो भी टाइट्रेशन है, सब में ऐसे करना। आपने 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, अच्छा ये वैल्यू चेंज भी कर सकता है, 500 की बजाय 250 दे सकता है, 200 दे सकता है, 100 दे सकता है, 50 दे सकता है, 700 दे सकता है। आपने 1000 की निकाल दी, बात समझ आ गई ना? 1000 से नीचे नीचे होगी वैल्यू, ये याद रखिएगा। आपने 1000 की, 700 900 दे सकते, आपने 1000 पे पहुंचना है, 500 है तो 500 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर लेट्स सपोज वो 100 देता, 150 देता तो 150 इधर आके डिवाइड हो जाता है। जब आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की निकालनी थी, कंटेन्स 5 डिवाइडेड बाय 500। अब आपने 1000 की निकालनी है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन कंटेन्स भाई 5 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, ठीक है, और आई थिंक 5 से 5 कैंसिल, बाकी आई थिंक जवाब आएगा 10, यस 10, ठीक है। अब आपने किसमें निकाला? डेसीमीटर क्यूब, ये देखें डेसीमीटर क्यूब की वैल्यूज निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी नहीं, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया 10, ठीक हो गया। अब लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें वो एंड पे पूछ कर है, डिटरमाइन द वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज ऑफ ईच, मतलब परसेंटेज निकाल के दिखाएं, परसेंटेज। अब किस किस की परसेंटेज निकालनी है? NaOH की और सोडियम थायोसल्फेट की, तो निकाल लेते हैं। ये देखें जी परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ NaOH कैसे निकाल दिए? परसेंटेज ऑफ NaOH वैल्यू कितनी थी, टोटल कितनी थी वैल्यू थी? 5 ग्राम, 5 ग्राम NaOH है, 5 ग्राम ही, मतलब आपका मिक्सचर के अंदर दोनों की वैल्यू है ना, तो भाई आपने लिखना 5 डिवाइडेड बाय, अभी आपने जो है कितनी वैल्यू आंसर निकाला आपके पास? 10 आया ना, ये आपके NaOH का, ये देखिए, ये आपने मॉलिक्यूलर मास किसका लगाया था? NaOH का। ये वैल्यू 4 ग्राम किसकी आई थी? NaOH, सॉरी 4 ग्राम आई थी, 5 तो वो स्टेटमेंट में दिया है, उसके अंदर तो ये दोनों मौजूद है, तो आपके पास अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब NaOH की कितनी आई थी? 4, यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, बात समझ आई? और नीचे क्या लिखना है? जो वैल्यू आपकी टोटली आई है 10। परसेंटेज के लिए, सॉरी परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, निकाल लें, ये इससे 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40%, ये आ गया जी NaOH की वैल्यू आ गई 40%। अब किसकी रह गई? सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट की हम इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट की इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो आपने NaOH की तो वैल्यू निकाली थी 4, सोडियम सल्फेट की कैसे निकालेंगे? उसकी तो निकाल नहीं सकते, उसकी तो मोलैरिटी ही नहीं है, मोलैरिटी फाइंड नहीं कर सकते, फिर उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी? ऐसे उसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ Na2SO4, टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो 40% NaOH की आ गई, वो माइनस कर दें, बाकी कितनी रह गई? 60%, वो इसकी आ गई। लें जी, आपने परसेंटेज निकाल दी, आसान सा काम था, हो गया। चलो जी, ये तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अगर आप हकीकतन वाकई समझेंगे तो, अगर नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी वीडियो को शेयर लाजमी कर देना, ठीक है, ये लाजमी करना काम। अच्छा अभी दूसरा आ जाते हैं हम, ये इस पे करते हैं जी बात। द गिवन सोल्यूशन कंटेन्स 27.8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड FeSO4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन। चले बेटा, मैं दोबारा जरा आता हूं, बेटा तवज्जो देनी है जरा,
तो जो देनी है, ठीक है। आपने क्या किया, यहां पे आपको पता है KMnO4 टाइट्रेशन है, KMnO4 टाइट्रेशन में जाहिर बात है FeSO4 तो दिया है, ये अननोन होगा, तो आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, KMnO4। KMnO4 आपको पता है हमेशा 0.2 मोल लिया जाता है, और उससे आपने मोलैरिटी निकाली होगी FeSO4 की M1, और वो कितनी आई होगी, जरा देख लेते हैं। आपके पास M1 की वैल्यू आपने निकाली होगी 0.05, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की जो वैल्यू होती है ना वो इतनी ही होती है, याद रखिएगा। मैं लिख भी देता हूं FeSO4, FeSO4 ले लिया आपने मोलैरिटी। अच्छा, इससे आगे भी वही फार्मूला लगाना, अमाउंट पर लीटर वाला, जैसे ये दिया गया था इसने ये लिख दिया। हाँ जी, ये फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब। क्या फार्मूला, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी कितनी आई, 0.05। मॉलिक्यूलर मास, अब आएगा प्रॉब्लम। मॉलिक्यूलर मास में FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2, इसका मॉलिक्यूलर मास जरा तवज्जो से निकालना है भाई। ये देखें, वैसे मैं आपको एक जरा आसानी के लिए ट्रिक बताने लगा हूं बेटा। FeSO4.7H2O, इसका मोहर साल्ट, FeSO4 अमोनियम सल्फेट दैट 7H2O, मोहर साल्ट का, KMnO4 का, आप ना एहतियातन मॉलिक्यूलर मास जुबानी याद करके जाएं। कोई भी टाइट्रेशन आ सकती है ना आपके पेपर में, तो आपको मॉलिक्यूलर मास कम से कम आता हो। जैसे क्वेश्चन पेपर आए, देखिए कौन सा साल्ट है, मतलब कौन सा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आया है, ठीक है। अगर इनमें से कोई आया है FeSO4 है, आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, सबसे पहले पेंसिल के साथ ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिखें ताकि आपको याद ना भूल जाए। बात समझ आई। जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, आपने देखे टाइट्रेशन में कौन सा साल्ट है, टाइट्रेशन के अंदर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो छोटा है NaOH जैसे आपने मालूम कर लिया था, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आपने क्या करना है, उसको पहले ही याद करके जाना है, ऊपर जब तक आपने की तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। अच्छा तवज्जो दीजिएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं FeSO4.7H2O का मॉलिक्यूलर मास 278 होता है, ठीक है, क्योंकि Fe का 56 है, सल्फर का आई थिंक 32 है, इसका 16 है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 18 होता है वाटर का, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 278 बन रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल को जरा दोबारा पढ़िएगा, द गिवन सॉल्यूशन कंटेन 27.8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड FeSO4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन। हमें ये करना ही नहीं पड़ेगा, बस जैसे आप मोलैरिटी फाइंड करें, आपको अमाउंट पर लीटर भी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब, आप डायरेक्ट अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ आयरन ये लिख लें। आप मोलैरिटी है 0.05, भाई आपने क्या करना है, अब सारे का एटॉमिक मास नहीं, मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं, आप यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन लिख लें। क्यों, हमें सिर्फ आयरन की अमाउंट निकालनी है, तो सवाल में क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन इन द गिवन सैंपल, आयरन की अमाउंट मालूम करें, तो फिर आपने 0.05 मल्टीप्लाई करें, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, मल्टीप्लाई मास 56, इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दें, बस आपके पास आंसर आ गया, जो भी आया। नहीं जी, ये भी हो गया, बड़ा ही आसान। आखिरी स्टेटमेंट पे आते हैं, तवज्जो देनी है जरा। 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट dot XH2 have been dissolved per decimeter cube of the solution. Find out the value of X. X की वैल्यू भाई वही M1 V1 करते कराते आपने यहां पहुंचना है, और M1 की वैल्यू आपने मालूम की होगी, M1 की वैल्यू आपने मालूम की होगी। सोडियम थायोसल्फेट में आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जाहिर बात है ये तो इधर आ गया ना, अब ये जो स्टेटमेंट में होता है वो अननोन होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसके अगेंस्ट होता है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा होगा, आयोडीन, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपने इसकी मोलैरिटी मालूम की होगी, आपके पास आया होगा आंसर 0.02, ठीक है। मोलैरिटी कितनी आई होगी, 0.02 मोल,
किसकी? FeSO4 की। FeSO4 डॉट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, सोडियम थायोसल्फेट की बात हो रही है, हम नीचे वाले पे आ गए ना। सोडियम थायोसल्फेट डॉट XH2O। ले जी, इसकी मोलारिटी इतनी आई थी 0.02 मोल, बात समझिएगा। चले आगे वही फार्मूला अमाउंट पर लीटर वाला ही, अमाउंट पर लीटर वाला फार्मूला लगा दें, या अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब, जो भी मतलब हम लिखते हैं, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब। क्या फार्मूला है? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। लगा देते हैं फिर, बड़ी आसान है। मोलैरिटी कितनी है यहाँ पे? 0.02। मॉलिक्यूलर मास प्रॉब्लम करेगा कैसे भला? सोडियम का है 23 प्लस 23 कर लेंगे 23। चले मैं लिखता जाता हूं ताकि जरा आसानी रहे। 23 प्लस 23, क्योंकि सोडियम 2 बार है, सोडियम 2 बार, सल्फर भी 2 बार है। 32 प्लस 32, ऑक्सीजन 3 बार है, 16 2 32 16 3 48, मैं 48 लिख देता हूं। फिर वाटर, वाटर होता है 18, चलो जी प्लस कर लेते हैं, 8 और 8 16 और 2 18 और 2 18 और 2 20 और 3 23 23 और 3 26, 2 कैरी कर लिया, 2 2 4 3 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15 और 2 17, 176। यस, ऐसे ही आएगा 176। अच्छा, अगर वाटर के हम 18 निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल वाटर के अगर 18 निकाल दें, इससे 18 निकालिएगा, कितना आएगा? 16 में से 8 बाकी 8, इधर 6 6 में से 1 बाकी 5, हाँ जी 158। मतलब वाटर के मैं क्यों निकालू, मैं बताता हूं अभी। आपने क्या लिखना है यहाँ पे? 0.02 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपने लिखा 158। ये किसका है? ये Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि आगे लिखा हुआ है डॉट XH2O, एक्स की वैल्यू तो मालूम करनी है, ठीक है। आपने फिर यहां पे लिखना है प्लस, वाटर का कितना था? 18, उसके साथ x लिख दें, x मालूम करना है, 18x लिख दें, x लिख दें। अभी हम वैल्यू ऑफ x निकालने वाले हैं, तो जो दीजिएगा बेटा, तो जो दीजिएगा, सोडियम थायोसल्फेट का मैस 158 प्लस आपने H2O का 18 होता है, और साथ में आपने x लिख दिया, ये देखें, क्लियर? तो जो दीजिएगा जरा फिर, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब आपको दी हुई है कितनी? ये देखें, ये देखें 28.4, 28.4, इसकी जगह पे आपने लिख दिया, इसकी जगह पे 28.4, आगे लिखा 0.02 मल्टीप्लाइड 158 प्लस 18x। बेटा 0.02 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 28.4 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू 158 प्लस 18x। क्लियर? ये जो भी आप कैलकुलेटर से आंसर निकालिएगा, जो भी आएगा, जो भी आंसर आया यहां पे, ठीक है, उससे 158 प्लस हो रहा है, इधर आके 158 माइनस का हो जाएगा, 158 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर आपके पास रहेगा 18x। अब 18x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 इधर आके डिवाइड, जब आप 158 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उस पर क्या करना है? 18 को आके डिवाइड कर देना है। लें जी, x की वैल्यू निकल आई, लें निकाल ली x की वैल्यू, इतनी सी बात थी, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है बेटा, ये आपकी कैलकुलेशन थी। और इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक भी बताया, भाई आपने ऐसे इसको फाइंड करना है, ये अगर स्टेटमेंट आ जाती है, तो इसके बावजूद अगर बेटा फिर भी आपको प्रॉब्लम होना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं कोई भी मैसेज, तो सर जी ये प्रॉब्लम है। बाकी माइनर मैं आपको बता चुका हूँ, वाइवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कहीं भी कुछ भी हो जाए, आपको लचक मिल भी जाए, रिलैक्सेशन मिल भी जाए, वाइवा लाजमी सुनते हैं एग्जामिनर, तो आपने तैयार करके जाना है। आप अपने लिए अपनी तरफ से 100% होके जाएं, बाकी अल्लाह ताला आसानी फरमा दे तो ये अच्छी बात है।
आप लोग अपनी तरफ से 100% हो जाए। और यार इधर उधर कर दो शेयर, वीडियो कुछ नहीं होता, शेयर करने से कोई पैसे पूछने लगते, अगर लगे तो आप मुझसे ले सकते हैं। समझ आ गई? यार इतनी बार तो कह चुका हूं भाई, कर दो शेयर, सब्सक्रिप्शन में भी और शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और कभी कभी यूट्यूब, क्योंकि आज के बाद तो आपने जारी बात है यूट्यूब चैनल पे नहीं आना। हाँ, अपने अपने कामों के लिए आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे, इधर पढ़ने पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कभी कभी यूट्यूब चैनल ओपन करके इसको देख लिया करो, कुछ शॉर्ट शूट आ जाता है मेरा कुछ ट्रिक के से रिलेटेड, उसको देख भी, 1 आध मिनट का होता है सिर्फ, उसको देख भी लिया करो और वायरल भी कर दिया करो। समझ आई? कुछ नहीं होता, वायरल करने से आपको कुछ नहीं होगा, जो भी फर्क पड़ेगा मुझे पड़ेगा, आपको कोई नहीं पड़ने वाला। समझ आ गई बात? चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए